नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 22 अप्रैल 2024 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले कोट देख लेते हैं। हाइक का कोट है, द चीफ एविल इज अनलिमिटेड गवर्नमेंट एंड नोबडी इज क्वालिफाइड टू विल्ड अनलिमिटेड पावर। इसका मतलब देखो ये है, सबसे बड़ी बुराई पता क्या है? सरकार के पास अनलिमिटेड शक्ति यानी अनलिमिटेड पावर का होना। क्योंकि देखो कोई भी ना अनलिमिटेड पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता। जब सरकार के पास अनलिमिटेड पावर होती है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हिस्ट्री में अनेकों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जब सरकार के पास ज़्यादा पावर्स आई और बहुत बुरे कंसिक्वेंसेस सामने आए। जैसे देखो जर्मनी में ना हिटलर के पास बहुत सारी पावर्स थी। उस समय सरकार के पास बहुत सारी पावर्स थी, इस वजह से यूँ कहा जा सकता है कि 60 लाख ज्यूज़ को मार दिया गया और सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए भी हिटलर को दोषी ठहराया जाता है। सोवियत यूनियन में स्टालिन जैसे लोगों के पास में अनलिमिटेड पावर्स थी, उसके बहुत बुरे परिणाम सामने आए। जब देखो किसी के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है ना, तो वो करप्ट हो सकता है। इसलिए कहते हैं पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। इसलिए ना डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमेशा चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं ताकि पावर को बैलेंस किया जा सके। हमारे देश में जैसे संविधान है, सरकार के पास अनलिमिटेड पावर नहीं हो सकती। संविधान रोकता है सरकार को अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज करने से। जुडिशरी है, जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन है। समझ गए? 3 इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है ना, इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम रोक नहीं लगा सकते, ये उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हिस्सा है, ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। क्या मोरली सही है? डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के चैलेंजेस से संबंधित। हमेशा हम फायदे डिस्कस करते हैं, आज चैलेंजेस की बात करेंगे। आज वर्ल्ड अर्थ डे है, 22 अप्रैल है, तो उसी से संबंधित ये आर्टिकल है। लास्ट आर्टिकल, अभी देखो इलेक्शन चल रहे हैं, तो पार्लियामेंट में एंटर करने की एज, क्या इसे कम करने की आवश्यकता है या नहीं है, उससे संबंधित ये इशू है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे देखो नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम पर एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है मूवीज़ में और वेब सीरीज़ में। ये कितना उचित है? आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को जोड़कर देख सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट तो देखो ये है, मार्च 2024 में ना सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया कि ना ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो गाली गलौज का इस्तेमाल किया जाता है ना, एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है मूवीज़ में और वेब सीरीज़ में, ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। अगर किसी मूवी में एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है तो उस मूवी के डायरेक्टर्स और उस मूवी के प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स पर कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता है। ये उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हिस्सा है। बट देखो सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के आने के बाद ना एक डिबेट स्टार्ट हो गई। क्या जो एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वेब सीरीज़ और मूवीज़ में, इससे लोगों की जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो प्रभावित नहीं होती? वो सारे एस्पेक्ट्स अभी हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। शुरुआत में तो राइटर यही बोलते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने ना, जैसे अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स, इन्होंने इंडिया के एंटरटेनमेंट लैंडस्केप को पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। हर एक एज ग्रुप के लोगों के लिए मूवीज़ और वेब सीरीज़ आ रही हैं। अलग अलग इश्यूज उठाए जा रहे हैं इनके माध्यम से। जैसे देखो ट्राइबल्स से संबंधित इश्यूज, इन्वायरमेंट से संबंधित इश्यूज। लेकिन इसके साथ साथ ना जो गाली गलौज वाला कंटेंट है ना, वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे। एक तर्क ये दिया जाता है, जैसे अनुराग कश्यप जैसे फिल्म मेकर्स हैं, ये बोलते हैं कि देखो हम ना अपनी मूवीज़ और वेब सीरीज़ में ना रियलिटी दिखाते हैं, और रियलिटी में समाज में ना गाली गलौज का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। वो बोलते हैं कि देखो अगर मुझे गैंगवार दिखानी है, अगर मुझे पुलिस ब्रूटैलिटी दिखानी है और मैं साफ सुथरे डायलॉग्स का इस्तेमाल करूंगा, तो इसका मतलब मैं मूवी में जो दिखा रहा हूँ ना रियलिटी, उससे मैं जस्टिस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, अगर जानबूझ के गाली ऐड की जा रही है सिर्फ टीआरपी इंक्रीज करने के लिए, सिर्फ थ्रिल पैदा करने के लिए, तो वो गलत है। और आजकल देखो ये बड़े स्केल पे चल रहा है। गाली ऐड करना मतलब एक प्रकार से ना
जैसे कूल दिखाना है कि मूवी बहुत बढ़िया है, युवा वर्ग को आकर्षित करने के लिए ऐसा कर दिया जाता है कि देखो मूवी कितनी कूल है, इतनी सारी गालियां हैं इसमें, मतलब साफ पता लग जाता है कि गालियों की जरूरत थी नहीं। कोई ऐसा सामाजिक परिप्रेक्ष्य यानी कोई ऐसा सर्कमस्टांसिस नहीं दिखाने थे, कोई ऐसा कल्चर नहीं दिखाना था, लेकिन बावजूद इसके जानबूझ के गालियों का इस्तेमाल कर लिया गया ताकि मूवी को हिट बनाया जा सके, यूथ को ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो होता ये है कि अगर OTT प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है ना, अब देश का यूथ बहुत ज़्यादा OTT देखता है, तो वो अपने नॉर्मल लाइफ में, बहुत से लोग पहले नहीं गाली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन OTT पे गालियां देखकर वो भी ना अपने जीवन में उन गालियों का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले जो नहीं कर रहे थे वो भी यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। राइटर कहते हैं तर्क देने की ना क्षमता खत्म हो जाती है, बात समझाने की क्षमता खत्म हो जाती है। गाली देकर अपने आप को ज्यादा आक्रामक दिखाया जाता है कि देखो मैं कितना एग्रेसिव हूं, गालियों का इस्तेमाल करके गुस्सा दिखाया जाता है। और होता यह है, गालियां किसके नाम पे होती हैं, ये एक बार पहले भी मैंने सेमिनार में बोला था। एक गालियां देखो आमतौर पे महिलाओं के नाम पे होती हैं, क्योंकि पास्ट से ही महिलाओं को ना एक कमोडिटी की तरह, एक परिवार की इज्जत के तौर पे कि यह हमारा सामान है और इसको लूटना मतलब इज्जत को लूटने के समान है, ऐसा समाज मानता आया है। इसी वजह से ना ज्यादातर गालियां आपको दिखेगी ना वो महिलाओं के नाम पे दिखेंगी, जो कि देखो एक सभ्य समाज की निशानी नहीं कही जा सकती। एक तरफ हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भारतीय मूल्यों को इनकलकेट करने की बात करते हैं स्कूल के बच्चों में, दूसरी तरफ आप देख सकते हो इस प्रकार से OTT प्लेटफॉर्म्स पे इतने बड़े स्केल पे गालियों का इस्तेमाल होता है। राइटर कहते हैं जैसे देखो अब मूवीज में ना जब सिगरेट पीता हुआ हीरो या फिर विलेन दिखाया जाता है तो नीचे लिखा हुआ आता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसी प्रकार से जब गालियों का इस्तेमाल आए ना मूवी में या वेब सीरीज में, नीचे लिखा हुआ आना चाहिए, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, कोई वार्निंग आनी चाहिए। आजकल वैसे अलग अलग जो ये OTT प्लेटफॉर्म्स है ना उनमें पेरेंटल कंट्रोल तो है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है। कुछ प्लेटफॉर्म्स में है, कुछ में नहीं है, और जहां पर है वहां पर भी बच्चे ना ओपन कर ही लेते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन चूंकि ज़्यादा है, पेरेंट्स बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो बच्चे ओपन कर ही लेते हैं मूवीज़ को। और ये कहना, वार्निंग देना कि ये कंटेंट जो है सिर्फ 18 साल से ज़्यादा उम्र के लिए है, ये उतना इफेक्टिव नहीं होता। यहाँ पे देखो 2 पॉइंट्स और हैं। पहला तो पॉइंट देखो, चलो कोई मूवी ऐसी है जो रियलिटी पे आधारित है, बट देखो बावजूद इसके OTT प्लेटफॉर्म्स को गालियों का लाउडस्पीकर थोड़ी ना बनना चाहिए। ऐसी एजुकेशन का देखो फायदा ही क्या, जो डिसेंट और इनडिसेंट के बीच में डिफरेंशिएट ना क्रिएट कर सके। और OTT वेब सीरीज का कहीं ना कहीं देखो एक बिगर पर्पस भी होना चाहिए, एजुकेट करना। एंटरटेनमेंट जाहिर तौर पे पर्पस है, लेकिन एजुकेशन की सेंस भी होनी चाहिए। कैसा समाज का निर्माण हम करना चाहते हैं, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। फिर एग्जाम्पल दिया जाता है कि ऐसी वेब सीरीज भी जो हैं वो अच्छी स्टोरी के बदौलत बहुत बढ़िया चलती हैं, जैसे पंचायत वेब सीरीज है जीतू भैया वाली। उसमें ऐसा नहीं है कि गाली बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम डाली गई है और सिर्फ झूठ के हिसाब से डाली गई है ताकि पूरी तरह से सिचुएशन को रियलिस्टिक बनाया जा सके और अवॉइड किया गया है। गुड स्टोरी टेलिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो अल्टीमेटली देखो स्टोरी टेलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय ये जो शॉर्टकट है कि आप नगनता दिखाओगे या फिर ये गाली गलोच दिखाओगे और इससे मूवी हिट करवा लोगे। ऐसा नहीं पॉसिबल है। एक तरफ देखो हम भारत को सुपर पावर बनाना चाहते हैं और उसमें कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन दूसरी तरफ इनडिसेंट लैंग्वेज को हम प्रमोट कर रहे हैं, ये गलत है। देखो सरकार को अभी ना OTT प्लेटफॉर्म्स को सेंसिटाइज करना चाहिए, सरकार को अभी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, एक मौका देना चाहिए OTT प्लेटफॉर्म्स को कि आप भैया अपने जो गाली वाला कंटेंट है इसे सेल्फ रेगुलेट करो अच्छे से, ताकि हमें इंटरफेरेंस की आवश्यकता ना पड़े। ऐसा सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है सरकार को OTT प्लेटफॉर्म्स को। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो एब्यूसिव लैंग्वेज है वो जस्टिफाइड है या नहीं है। कमेंट बॉक्स में बताइए। चलते हैं आगे।
इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल रिन्यूएबल एनर्जी के चैलेंजेस से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में ना जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हम। देखो आज ना वर्ल्ड अर्थ डे है, 22 अप्रैल है। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे होता है और ये दिन हमें याद दिलाता है कि धरती को बचाना कितना ज़रूरी है। यूएन क्लाइमेट चेंज एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं साइमन स्टील, इन्होंने कहा कि अगले 2 साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट्स हैं अब साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं और आने वाले 2 सालों में और ज़्यादा दिखाई देंगे। जैसे कि देखो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, पानी की कमी, ये सब चीज़ें। इंडिया ने आपको पता है एक टारगेट रखा है। टारगेट ये है 2070 से पहले हम नेट जीरो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन का टारगेट अचीव कर लेंगे। मतलब जितने ग्रीन हाउस गैसेस हमारे देश से एमिट होंगी उतनी ही एब्जॉर्ब भी हो जाएंगी और नेट रिजल्ट निकलेगा जीरो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन। अब इसमें ना इस टारगेट को हमें अचीव करना है तो रिन्यूएबल एनर्जी का रोल काफ़ी ज़्यादा है, खास करके सोलर पार्क्स का। लेकिन देखो अगर हमें ये टारगेट अचीव करना है ना तो 2070 आते आते हमारे देश में 50,000 से लेके 75,000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पार्क्स इस्टेब्लिश करने के लिए। अभी सिर्फ 214 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन सोलर पार्क्स में यूज़ हो रही है। तो सोच के देखिए, पहाड़ जैसा लक्ष्य है। और एक चीज़ जिस पे देखो ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते कि ना ये जो रिन्यूएबल एनर्जी की हम बार बार बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर पार्क्स इस्टेब्लिश करना, विंड पार्क्स इस्टेब्लिश करना, ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन सोलर पार्क और विंड पार्क इस्टेब्लिश करने से कितना नुकसान होता है लोकल कम्युनिटीज़ को, इन्वायरमेंट्स को, जॉब पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस पर ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया गया है। ये पहला आर्टिकल है जो इन चीज़ों पर एनालिसिस कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, 2 एग्जाम्पल्स हैं। भारत के 2 सबसे बड़े सोलर पार्क्स, दोनों की कहानी देखो बिल्कुल अलग अलग है। राजस्थान में एक जगह है भाडला जगह है राजस्थान में। अब वहाँ पे देखो सोलर पार्क इस्टेब्लिश करने के लिए ना गांव की ना जो कॉमन लैंड है ना उसका इस्तेमाल कर लिया गया। अब चरवाहे वगैरह अपनी पशु को वहाँ पे ले जाते थे कॉमन लैंड पे ताकि घास वगैरह पशुओं को चरवाई जा सके। लेकिन अब कॉमन जो लैंड था गांव का, वहाँ पे तो सोलर पार्क इस्टेब्लिश कर दिया गया है। तो इस वजह से गांव के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। उन्होंने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में अपने अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट भी किए। ये कहानी है राजस्थान के भाडला की। वहाँ पे कॉमन लैंड जो गांव का होता है उस पर सोलर पार्क इस्टेब्लिश कर दिया गया। अब एक दूसरी कहानी सुनिए। दूसरी कहानी है कर्नाटक के पवागढ़ की। पवागढ़ा हिंदी में बोलेंगे पवागढ़। यहाँ पे ना किसान बहुत खुश हैं। ये दूसरी केस स्टडी है सोलर पार्क की, क्योंकि ना यहाँ पर ना सूखा काफ़ी ज़्यादा आता था। तो किसानों ने क्या किया, अपनी सूखे वाली जो ज़मीन है ना वो लीज पर दे दी सोलर पार्क के लिए। अब किसानों ने अपनी ज़मीन लीज पर दे दी, वैसे भी वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। इससे ना उनको अब एक रेगुलर इनकम आनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि उनके द्वारा लीज की गई ज़मीन पे अब सोलर पार्क बन चुका है। तो ये जो केस स्टडी है ना दूसरे वाली, ये केस स्टडी अच्छी है कि सूखे वाली ज़मीन का इस्तेमाल किया गया और वो भी किसानों ने ज़मीन लीज पर दी और अब किसानों को रेगुलर इनकम मिल रही है। लेकिन देखो राइटर कहते हैं जहाँ पे सोलर पार्क्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं ना वहाँ पे ना आसपास पानी भी चाहिए वैसे, ताकि सोलर पार्क्स में जो ये सोलर पैनल्स है ना इनको धोया जा सके। लेकिन कई जगह पे सोलर पार्क इस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं, आसपास पानी उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता, लेकिन जितना अवेलेबल होता है फिर वो यहाँ पे चाहिए तो आसपास के रीजन्स में पानी की कमी हो जाती है। लोकल लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। कई बार ऐसा भी होता है सोलर पार्क्स इस्टेब्लिश करने से आसपास एग्रीकल्चर रिसोर्सेज पे, लाइवलीहुड पे और फूड सिक्योरिटी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जहाँ पे देखो विंड फार्म से इस्टेब्लिश किए, अब विंड फार्म के आसपास ना आपको पंछी थोड़े कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो इतना तेज तेज पंखा चलता है और नुकसान पहुंचाता है पक्षियों को। तो क्वेश्चन उठता है कि ये सारे जो चैलेंजेस हैं इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखो एक इनोवेटिव आइडिया है ओनरशिप मॉडल्स में एक्सपेरिमेंट। मतलब अभी जो सोलर पार्क्स इस्टेब्लिश होते हैं ना
वो या तो गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किए जाते हैं या फिर प्राइवेट कंपनीज के द्वारा। लेकिन ये सोलर पार्क्स कम्युनिटीज के भी तो हो सकते हैं, लोकल गांव वालों के भी तो हो सकते हैं। अगर देखो गांव वाले मिल के सोलर पार्क्स इस्टेब्लिश करें तो लोकल लोगों को रेवेन्यू मिलेगा, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, और इसके साथ साथ देखो लोकल एनर्जी एक्सेस में भी आसानी होगी। फॉर एग्जांपल राजस्थान का एक गांव है, गांव मिल के सोलर पार्क इस्टेब्लिश करता है। अब देखो वहां के लोकल गांव वालों को बिजली मिलेगी, इससे जो एक्स्ट्रा बिजली होगी गांव वाले बेच देंगे, इससे गांव वालों को पैसा मिलेगा, वो अपनी डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखो इसका एक एग्जांपल है, मध्य प्रदेश में ग्राम ऊर्जा सोलर पार्क एक फार्मर कोऑपरेटिव चलाता है। अब इस प्रकार के फार्मर्स जब मिल के सोलर पार्क इस्टेब्लिश करते हैं ना, तो फार्मर ना प्रोज्यूमर बन जाते हैं, कंज्यूमर नहीं, प्रोज्यूमर। प्रोज्यूमर का मतलब क्या है? फार्मर ही प्रोड्यूसर है, फार्मर ही कंज्यूमर है, दोनों है। समझ गए? तो ये काफी इनोवेटिव आइडिया है जो इंप्लीमेंट किया जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है देखो लॉज एंड रेगुलेशंस को मजबूत बनाना। अभी देखो सोलर पार्क इस्टेब्लिश करना है या फिर विंड पार्क इस्टेब्लिश करना है तो ना इन्वायरमेंटल और सोशल इंपैक्ट असेसमेंट से एग्जाम्पशन मिल जाता है कि हाँ कर दो, सोलर पार्क इस्टेब्लिश करना हो ना कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की आवश्यकता नहीं है अगर सोलर पार्क या फिर विंड पार्क इस्टेब्लिश करना है तो। लेकिन देखो इसे बदलना होगा क्योंकि सोलर पार्क और विंड पार्क के भी नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होते हैं, इसे भी लिमिट करना जरूरी है। समझ गए? इसके बाद राइटर बोलते हैं जब देखो गांव के आसपास या गांव की जमीन पर ये सोलर पार्क या विंड पार्क इस्टेब्लिश किए जाए ना, तो ग्राम सभा को आप जरूर इंक्लूड करो डिसीजन मेकिंग में, ये जरूरी है। और गांव वालों की जो कॉमन जमीन है ना, कॉमन लैंड है, उस पर हो सके तो सोलर पार्क मत इस्टेब्लिश करो, वेस्ट लैंड है तभी करो। कुल मिलाकर देखो बात वही है कि ग्राम सभा को ना डिसीजन मेकिंग में शामिल करो, तब जाके ज्यादा फायदा होगा कि कौन सी लैंड का इस्तेमाल किया जा रहा है सोलर पार्क के लिए। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग आइडिया है एग्रीवोल्टेक्स। इसमें क्या होता है कि जैसे देखो सोलर पैनल लगे हैं, सोलर पैनल के बीच बीच में थोड़ी जगह होती है ना, वहां पे आप फसलें उगा दो। वहां पे फसलें उगाने से ना जमीन का और बढ़िया ढंग से यूटिलाइजेशन हो जाता है। समझ गए? दो सोलर पैनल्स के बीच में ये नीचे जमीन पड़ी है तो यहां पे आप फसलें उगा दो, दोनों चीजें एक साथ पूरी हो जाएंगी, सोलर पैनल्स भी लग गए और नीचे जो जमीन बची थी वहां पे फसलें भी उगा दी गई। इसी चीज को बोलते हैं कि एग्रीवोल्टेक्स, दोनों चीजों को मिक्स करना। एक चीज देखो यहां पे और इंपॉर्टेंट है, जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बड़े बड़े सोलर पार्क और विंड पार्क स्टैब्लिश होते हैं ना, लोकल लेवल पे जॉब्स क्रिएट होती हैं, बट देखो नेशनल लेवल पे ना कुछ जॉब्स जाती भी हैं। जैसे अभी देखो फॉसिल फ्यूल्स इंडस्ट्री में फॉसिल फ्यूल्स की सहायता से एनर्जी जनरेट होती है, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, ये सब चीजें अब धीरे धीरे ये बंद होंगे, ट्रांजिशन होगा, तो यहां भी तो जॉब जाएंगी ना। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि आप साइमल्टेनियसली स्किल्स भी प्रोवाइड करो जिनकी जॉब जाएगी पुराने एनर्जी सेक्टर से। कंक्लूजन में कहा जाता है कि जिस हिसाब से देखो हम आगे बढ़ रहे हैं ना 2070 वाला क्लाइमेट चेंज का टारगेट अचीव करने के लिए और पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में जो भी हमारी कमिटमेंट्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए, तो ये एक प्रकार से ना सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन है। इसमें ग्रीन का मतलब एनर्जी से है, ना कि फसलों से। लेकिन हमें ना अभी से इस ग्रीन रेवोल्यूशन के, ग्रीन एनर्जी वाली रेवोल्यूशन से क्या अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस होंगे, जैसे लोकल गांव वालों को नुकसान या फिर पक्षियों को नुकसान, वो पहले से एंटीसिपेट करने चाहिए, ताकि ना सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और डेवलपमेंट रिलेटेड आउटकम्स तीनों के बीच में ना सिनर्जी स्टैब्लिश की जा सके, तीनों टारगेट्स को एक साथ लेके चला जा सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। हमारे देश में पार्लियामेंट में एंटर करने के लिए, यानी लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 21। इस इश्यू पर फोकस करता है आर्टिकल, और आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। दिन था 18 मई 1949 का। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में डिबेट चल रही थी और इशू था लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। ऑलरेडी जो ड्राफ्ट बन चुका था उसके अनुसार लोकसभा में एंटर करने के लिए मिनिमम एज 25 और राज्यसभा में एंटर करने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 35। बट इसी बीच
खड़ी होती हैं दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख जिन्होंने इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, सबसे बड़े लीडर्स में से एक जिन्होंने काम किया वुमेन इमेंसिपेशन पर, यानी महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने पर। तो इन्होंने अपना एक प्रपोजल रखा कि राज्यसभा में एंटर करने के लिए मिनिमम एज 35 के बजाय 30 होनी चाहिए। इन्होंने बोला देखो वैसे तो ये मान्यता है कि एज के साथ एक्सपीरियंस आता है, बट इंडियन जो यूथ है ना वो प्रिकॉशियस है। प्रिकॉशियस का मतलब जल्दी मैच्योरिटी हासिल कर चुका है, क्योंकि इंडिया के यूथ ने काफी कुछ देखा है आजादी की लड़ाई में। भगत सिंह जैसे लोगों का एग्जाम्पल उन्होंने दिया। इसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि आज के समय में एजुकेशन करिकुलम काफी ज्यादा वास्ट है, ब्रॉड है, तो यूथ को पता चलता है अपने सिविक राइट्स के बारे में एज ए सिटीजन, उनके पास में क्या अधिकार हैं और क्या ड्यूटीज हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला मैं प्रपोजल रखती हूं कि यूथ को भी एक मौका मिलना चाहिए स्टेट के अफेयर्स में ट्रेंड होने का। ये देखो आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन है कि देश का प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए 35, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए 35, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी 25। एक ट्रिकी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ट्रिकी है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन आपके लिए ये है, लोकसभा में स्पीकर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? स्पीकर बनने के लिए लोकसभा में मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो देखो दुर्गाबाई देशमुख ने जो प्रपोजल रखा ना कि राज्यसभा में एंटर करने के लिए मिनिमम एज 35 नहीं बल्कि 30 होनी चाहिए, इसके पक्ष में खड़े हो गए HV कामत। वो तो एक कदम आगे चले गए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया विलियम पिट का। विलियम पिट जब यूके पार्लियामेंट के मेंबर बने थे ना, जब इन्होंने यूके की पार्लियामेंट में एंटर किया, तो इनकी एज जानते हो कितनी थी? सिर्फ 21 साल, और 24 साल की उम्र में तो ये प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो इसलिए HV कामत ने प्रपोजल रखा कि चाहे लोकसभा हो राज्यसभा, दोनों में एंटर करने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 21। इसके अलावा दुर्गाबाई देशमुख के अमेंडमेंट का समर्थन किया गया छिबन लाल सक्सेना के द्वारा भी। छिबन लाल सक्सेना के बारे में अगर यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछ ले, कब सुर्खियों में आते हैं? जलियांवाला हत्याकांड जब हुआ था ना, तो उसके विरोध में इन्होंने कानपुर में हड़ताल ऑर्गेनाइज करवाई थी और इनको अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा एक और लीडर ताजमल हुसैन, ये बैरिस्टर थे और 2 समय के राज्यसभा MP थे। इन्होंने भी समर्थन किया दुर्गाबाई देशमुख की अमेंडमेंट का कि मिनिमम एज को कम कर दिया जाए। फाइनली इन्होंने जो प्रपोजल रखा उसे एडॉप्ट कर लिया गया। आज हमारे संविधान में क्या प्रोविजन है? मिनिमम एज लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30। दोनों जगह है ये, मतलब लोअर हाउस में और अपर हाउस में, मतलब स्टेट लेवल पे भी और यूनियन लेवल पे भी। देखो दुर्गाबाई देशमुख ने जिन लड़कों और लड़कियों की बात की थी ना उस डिबेट में, आज वो पहले से ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं। आज वो रहते हैं ग्लोबलाइज्ड ईरा में जहां इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है। आज यंग मैन और यंग वुमन को अपने अधिकारों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता है। पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में उनकी ओपिनियन काफ़ी मुखर होती है, खुल के बोलते हैं पॉलिटिकल इश्यूज पर। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है ग्रेटा थनबर्ग का, हमारे देश की नहीं है, स्वीडन की है, बट इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। मतलब हर फ्राइडे को स्कूल के बच्चे स्कूल से बाहर आके क्लाइमेट चेंज से संबंधित इशू को रेज करें ताकि अलग अलग देशों की गवर्नमेंट्स पर प्रेशर आए और वो क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ करें। लेकिन देखो आज आप अगर देखोगे ना, पार्लियामेंट में आपको बहुत कम यूथ मिलेंगे और बहुत जगह पे जैसे अलग अलग फोरम्स पर, फॉर एग्जांपल UN में, दूसरी जगहों पर आपको यूथ का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा कम दिखेगा। 2018 में एक रिपोर्ट आई थी, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। रिपोर्ट में ये बोला गया कि आज के समय में जो यूथ है ना वो काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहा है अपने सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स और कल्चरल राइट्स को एक्सेस करने में। इस रिपोर्ट में कहा गया देखो पूरे वर्ल्ड में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है ना, इनमें यूथ काफ़ी अंडर रिप्रेजेंटेड है। मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर आप ऐसे पार्लियामेंट्रियंस को अलग करोगे जो यंग जनरेशन के हैं, जिनकी एज 30 से कम है, तो ऐसे पार्लियामेंट्रियंस की संख्या आपको 2% से भी कम मिलेगी। एक और चीज, ज्यादातर देशों में जैसे देखो हमारे देश में वोट करने के लिए मिनिमम एज 18 है। 18 या फिर 18 से अधिक के लोग जो हैं
वो वोट दे सकते हैं, लेकिन एमपी बनने के लिए मिनिमम एज 25 है। तो दोनों एज अलग अलग हैं। वोट देने के लिए मिनिमम एज 18, बट एमपी बनने के लिए मिनिमम एज 25। तो ज़्यादातर देशों में ऐसा है कि वोट देने के लिए जो मिनिमम एज है और एमपी बनने के लिए मिनिमम एज है वो सेम नहीं है, वो अलग अलग हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर यूनिवर्सिटी कैंपसेस में ये उम्मीद की जाती है यूथ से कि यहाँ वो शुरुआत करें पॉलिटिक्स में आकर, मतलब डिबेट करें इश्यूज पर, ऐसे इश्यूज जो भारत के भविष्य को प्रभावित करते हैं, फ्री डिबेट करें इन इश्यूज पर। बट देखो आप यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स अगर देखोगे 1979 में ना लक्ष्मी शंकर ओझा ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रधान बने थे, और जब इनकी एज पता कितनी थी, 52। और उसी साल उनकी जो डॉटर है यानी बेटी है उसी कॉलेज से पास आउट हुई थी। बहुत बड़ी आर्मी नहीं है, अचंभे की बात नहीं है। मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में स्टूडेंट को मौका ही नहीं मिल रहा था। बाद में लिंगडो कमेटी आई। लिंगडो कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी 2012 में कि ना आप स्टूडेंट यूनियन में लीडर बनने के लिए ना अपर एज की एक लिमिट रख दो। फॉर एग्जांपल 30 से ऊपर के जो लोग हैं वो स्टूडेंट यूनियन का मेंबर नहीं बन सकते, या फिर 35 मान लीजिए। अलग अलग जगहों पर लिंगडो कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है ना इंप्लीमेंट हुई। उसके बाद में स्टूडेंट यूनियन में जो लीडर्स इलेक्ट होते हैं उनकी एवरेज एज कम हो गई। 2019 में ये एवरेज एज घट के हो गई 22.5। तो ये सबूत है 22.5 एवरेज एज का होना। अगर राइट पॉलिसी आप लाओ ना राइट इंटेंशन के साथ, तो आप फर्क डाल सकते हो, इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो। एक और हैरानी की बात पता है क्या है, जब देखो लोकल बॉडीज में विलेज प्रधान के लिए मिनिमम एज 21 है, जिला परिषद का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 21 है, ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए मिनिमम एज 21 है, तो पार्लियामेंट में एंटर करने के लिए मिनिमम एज ज्यादा क्यों है? ये काफी हैरानी की बात है। इंडिया में फर्स्ट लोकसभा और राज्यसभा का सेशन ऑर्गेनाइज हुआ 13 मई 1952 को, और देखो उस समय 25 से लेकर 40 की एज ग्रुप में 26% एमपी थे, लेकिन आज 17वीं लोकसभा में सिर्फ 12% एमपी ऐसे हैं जिनकी एज 25 से लेकर 40 के बीच में है। अक्सर हम बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की, कि भारत में 65% पॉपुलेशन तो ऐसी है जिसकी एज 35 से कम है। हमारे देश में आज के समय में 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी एज 18 से 35 के बीच में है। मीडियन एज हमारे देश में है 28.2। मीडियन एज अगर हमारे देश की जनता की 28.2 है, तो राज्यसभा में एंटर करने के लिए मिनिमम एज 30 क्यों है? इस पर हमें सोचने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद राइटर बोलते हैं 132वीं रिपोर्ट आई, स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शन प्रोसेस एंड देयर रिफॉर्म। यह रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो इलेक्शंस लड़ने की मिनिमम एज है हमारे देश में वो कर दी जाए 18, जो कि मिनिमम एज है वोट देने की। रिपोर्ट में यह कहा गया कि ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में ना नेशनल जनरल इलेक्शंस के लिए कैंडिडेट्स की मिनिमम एज जो रखी गई है वो है 18। हालांकि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसे बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, इस्टोनिया, आयरलैंड, लातविया, इनमें जो मिनिमम एज रखी गई है इलेक्शन लड़ने के लिए वो है 21। तो भारत की पार्लियामेंट में भी अब ये बदलाव करने की आवश्यकता है, ना सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि स्टेट असेंबलीज में भी। बट देखो दिक्कत ये है, इलेक्शन कमीशन इस चीज का फेवर नहीं करता। इलेक्शन कमीशन कहता है अरे यार 18 साल की उम्र में लोग अगर स्टेट असेंबली या फिर पार्लियामेंट का मेंबर बन गए, उनमें तो मेच्योरिटी नहीं होगी, उनके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं होगा। जबकि वहां पे एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए, वो लोग चाहिए जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ सकें। इवन देखो 2000 साल पहले प्लेटो ने यह बोला था कि पॉलिटिकल कॉम्पिटेंस यानी पॉलिटिक्स में कॉम्पिटेंसी यानी कैपेबिलिटी और मेच्योरिटी वो एज के साथ आती है। तो इलेक्शन कमीशन भी इसी रीजनिंग को मानता है कि राज्यसभा में एंटर करने के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 या फिर 21 नहीं होनी चाहिए। वैसे देखो राइटर कहते हैं मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में प्रेजेंट किया था 2022 में कि आर्टिकल 84 और आर्टिकल 173 को अमेंड किया जाए और मिनिमम एज को 21 किया जाए। 18 नहीं कर रहे तो कम से कम 21 कर लो कि 21 की एज में देश के यूथ जो हैं वो राज्यसभा का और लोकसभा का मेंबर बन सकें। सरकार एक और बिल लेकर आई हुई है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021, जिसमें
महिलाओं की जो एज है, मिनिमम एज शादी के लिए 18 से बढ़ा के 21 करने की बात कही गई है। तो एक बीच का रास्ता यही हो सकता है कि आप 21 कर दो। मिनिमम एज पार्लियामेंट में एंटर करने के लिए 18 के बजाय आप 21 कर दो, ये बेस्ट है। देश के युवा लोगों को मौका मिलेगा। जब IAS IPS 21 साल की उम्र में बना जा सकता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके अगर कोई करता है, तो 21 साल की उम्र में कोई IAS IPS बन सकता है, तो फिर पार्लियामेंट में एंटर क्यों नहीं कर सकता? ये शक्ति। इसके अलावा 21 साल की उम्र में कोई यूथ अगर मेडल ला सकता है देश के लिए, तो पार्लियामेंट का मेंबर क्यों नहीं बन सकता? 21 साल की उम्र में कोई अपना स्टार्टअप ओपन कर सकता है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो हजारों लोगों को रोजगार दे रहा हो, तो पार्लियामेंट का मेंबर क्यों नहीं बन सकता? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। ये क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो मिनिमम एज क्राइटेरिया फॉर एंटरिंग पार्लियामेंट, और दूसरा फिर जो अब्यूसिव लैंग्वेज इन OTT वाला जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको 250 वर्ड्स में देना है। pwonlyas.com पे जाके आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई एनर्जेटिक डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।